स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जब भी FATF की बात होती है, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो अक्सर यही न्यूज़ सामने आता है कि कभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, कभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अक्सर ये न्यूज़ आप सुनते रहते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत को लेकर भी असेसमेंट किया जाता है कि भारत टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, इलीगल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको लेकर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, FATF का इंडिया पर्सपेक्टिव से जो रिपोर्ट है वो सामने आया और इसमें भारत की जमकर तारीफ की गई है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है कि यहां पर आतंकवादी हमला भी हो सकता है। ये खबर आप देख सकते हो, इंडिया फेसेस टेरर थ्रेट्स फ्रॉम इस्लामिक स्टेट, अल कायदा लिंक ग्रुप्स एक्टिव इन जम्मू कश्मीर। और यहां पर हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और भारत को किस कैटेगरी में डाला गया है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच ले सकते हैं, या फिर अगर आप 2026-27 की भी तैयारी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हो। सबसे खास बात यह है प्रतिज्ञा बैच की कि अगर आप इसको लेते हैं और सिर्फ UPSC का प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा फीस जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंक वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले FATF कब ये बना, क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश किया गया था बाय G7 समिट। आपको पता ही होगा, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं G7, उनके द्वारा एक मीटिंग हुआ था पेरिस में 1989 में। यहां पर फाइनली FATF का गठन किया गया। और ध्यान रखिएगा, इसका मेन कारण यह था क्योंकि दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, टेरर फाइनेंसिंग को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न्स यहां पर उठ रहे थे। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो FATF में 16 मेंबर्स थे, लेकिन 1992 आते आते 3 साल के अंदर 28 मेंबर हो गए और 2000 में 31 मेंबर्स, और साथ ही साथ चलते चलते आज के डेट में 39 मेंबर्स हो गए हैं, जिसमें भारत भी इसका पार्ट है। और FATF की प्लेनरी होती है, बेसिकली एक मीटिंग होती है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो डिसाइड करती है कि किस कंट्री को यहां पर ग्रे लिस्ट में डालना है, किस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डालना है। अगर यहां पर FATF किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, मतलब उनको बहुत कम सपोर्ट मिलता है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके देश में पैसा लगाने से कतराते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा बोला जाता है कि वो जो देश है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है। तो कोई भी देश ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में नहीं रहना चाहता। जो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, तो बेसिकली पाकिस्तान कभी ग्रे लिस्ट में चला जाता है, फिर कभी निकाल दिया जाता है, फिर चला जाता है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेकर, मैं आपको बता दूं, अभी कल की ही बात है, थर्सडे को भारत का म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें यहां पर जो भारत में टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भारत सरकार क्या कदम उठा रही है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है कि भारत को किस कैटेगरी में डाला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, FATF ने डिसाइड किया है कि भारत को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में डाला जाएगा। मतलब हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत ने अचीव किया है हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस अक्रॉस FATF रिकमेंडेशन। मतलब FATF जो जो बोलता है, रिकमेंडेशंस बोलता है देशों को फॉलो करने के लिए, उन सभी में भारत एक नंबर उतरा है। मतलब हमने उन सब चीजों को फॉलो किया है और यहां पर जो भी इलिसिट फाइनेंसिंग, जो इस तरह की चीजें होती हैं, उसको पूरी तरह से रोका है। और यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जिसको AML CFT शॉर्ट में कहा जाता है, फ्रेमवर्क, एंड इट हैज अचीव्ड गुड रिजल्ट। तो हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि हम इन सारी चीजों का प्रॉपर पालन कर रहे हैं। और यहां पर जो क्रिमिनल्स हैं, जो भारत में इस तरह की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, उनको हमने डिप्राइव किया उनके एसेट्स को। जैसे कि अगर मान लो कोई भी क्रिमिनल है, अगर भारत छोड़कर जाता है, तो उनके एसेट्स को भारत सरकार जब्त कर लेती है और उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेती है। यहां पर लेकिन कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि बोला गया है कि अब भारत जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि अब बहुत तेजी से यहां पर जो हमारी GDP वगैरह है तेजी से ग्रो कर रही है, तो यहां पर डर है कि भारत के ऊपर और संकट आ सकता है। तो उसके पर्सपेक्टिव से हमें और काम करना पड़ेगा ताकि उन सारी चीजों को हम
टैकल कर सकें। खैर, क्वेश्चन अब ये भी आता है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, ये जो हम रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, ये व्हाई इट मैटर्स। देखो, FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करती है। तो अगर हमें यहां पर ग्रो करना है, सही तरीके से ग्रो करना है, हम चाहते हैं कि और इन्वेस्टर्स देश में आए, तो हमें उन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो ग्रोथ है वही इंपैक्ट हो जाएगी। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि भारत को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में डाला गया, इसका मतलब यह हुआ, नॉर्मल केस में यहां पर जो कंट्रीज होते हैं उनको बोला जाता है कि आपको 3 साल में रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आपने टेरर फाइनेंसिंग, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज पर क्या कदम लिए हैं, क्या यहां पर ठोस कार्रवाई की है, जिससे यह पता चल सके कि आप इन सब चीजों को जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब किसी कंट्री को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाला जाता है तो उनको सिर्फ 3 साल में ही रिपोर्ट करना है, मतलब बार बार नहीं। जैसे पाकिस्तान का अगर आप केस देखोगे तो उनको हर 6-6 महीने पर इस तरह की चीजें करनी पड़ती, क्योंकि यहां पर वो चाह रहे थे कि ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत को ये जो स्टेटस मिला है ना रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी का, ये अगर आप G20 कंट्रीज में देखोगे, बहुत ही कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस कैटेगरी में हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफी प्राउड की बात है। और इतना हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस जो हमने अचीव किया है, ये कहीं ना कहीं भारत की जो क्रेडिबिलिटी है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, उसको बढ़ाता है। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर अब भारत का रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर में, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको लगेगा कि भारत एक स्टेबल कंट्री है। यहां पर भले ही अगर आप देखोगे भारत के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है हम सबको पता है, उधर अफगानिस्तान, ऊपर चाइना, तो इस तरह के देशों में अगर आप देखिए तो लगातार संकट पैदा हुआ है, और उसके बावजूद भी यहां पर भारत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और टेरर फाइनेंसिंग के प्रति बड़ी कार्रवाई कर रहा है। तो यहां पर जो गुड रेटिंग्स होता है वो सिग्नल होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि यहां पर वो भारत में आए और ज्यादा इन्वेस्ट करें। फिर इसके अलावा क्या होता है कि जब भी रेटिंग अच्छी होती है तो यहां पर हमारा जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। मतलब जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पैसा रेज करना चाहते हैं तो उनको कम दाम पर पैसा मिलेगा, उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट एक और जो बड़ा फायदा है, देखिए हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यूपीआई को ज्यादा से ज्यादा पूरे दुनिया में अपनाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से जो यूपीआई है उसका भी ग्लोबल एक्सपेंशन आपको और तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर भारत को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा है, हाईएस्ट रिस्क है, वो क्या क्या चीजें हैं। देखो रिपोर्ट में ये बोला गया है कि भारत का जो मेन मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क है, इट एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द कंट्री। मतलब भारत में ही जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसी से कहीं ना कहीं भारत को खतरा है। जैसे आप में से कई लोग सोचेंगे ऐसा कौन सी चीजें, जैसे कि आप आज के डेट में रोज देखते हो कि आपके पास कॉल आती है, फ्रॉड की कॉल आती है और आपसे कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुराने की कोशिश की जाती है। तो ये जो साइबर एनेबल फ्रॉड होता है। फिर इसके अलावा भारत में करप्शन भी काफी ज्यादा है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी कई जगह आपको देखने को मिलता है। तो इस सब को लेकर हमें खतरा है। ऑल्दो भारत सरकार इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे हमें बड़ा खतरा है। हम काफी सारे अच्छे काम किए हैं टेरर फाइनेंसिंग वगैरह को लेकर, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है उस पर अभी तक भारत बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अब अटैक करने की आवश्यकता है ताकि इसको भी हम कंट्रोल कर सकें। फिर इसके अलावा जो दूसरा एक बड़ा खतरा इस रिपोर्ट में बोला गया है, आप देख सकते हो साफ साफ, दैट इंडिया फेसेस सीरियस टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग थ्रेट। जैसे कि इस्लामिक स्टेट हो गया, अलकायदा से रिलेटेड जो ग्रुप्स हो गए, वो भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। स्पेशली आप देख ही रहे होगे। और यहां पर जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद हुआ क्या है कि यहां पर भारत सरकार ने कश्मीर में तो अच्छा माहौल कर दिया है। अब आजकल अक्सर खबर आती है, रिपोर्ट आती है कि पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि बाजार बंद हो जाते थे, पथराव होता था, वैसा कुछ नहीं। अब बहुत अच्छा जीवन लोग जी रहे हैं कश्मीर में। लेकिन प्रॉब्लम किधर हुआ है? जम्मू वाले रीजन में। जम्मू वाले रीजन में लगातार कभी ना कभी अटैक हो रहा है। कभी भी बस के ऊपर अटैक हो गया, श्रद्धालुओं के ऊपर अटैक हो गया। तो इस तरह का जो थ्रेट है वो लगातार भारत पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए थोड़ा चिंता की बात है। तो रिपोर्ट में ये बोला गया है कि भारत को यहां पर अब कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा कि ये जो टेरर फाइनेंसिंग होता है ये किस माध्यम से हो रहा है, कौन से बैकडोर के माध्यम से हो रहा है, उसको और रिकॉग्नाइज करें ताकि इसको भी हम फाइनली रोक सकें। अब इसमें एक और बड़ा रोल बताया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अक्सर आप देखते होंगे भारत सरकार एनजीओज वगैरह पर भी बड़ी कार्रवाई करती है। तो FATF रिपोर्ट में इसको लेकर भी बोला गया है कि हमें और ज्यादा चेतावनी देखना चाहिए, उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए कि यहां पर जो एनजीओज वगैरह हैं कोई गलत तरीके से तो पैसा रेस करके भारत के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं।
खैर, यहाँ पर अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि भारत को लेकर क्या क्या प्रेस किया गया है। देखो, मैं आपको पहले ही बोला कि भारत ने अच्छे काम किए, हमने बहुत सारे जो रेगुलेशंस वगैरह हैं उसको अपनाया है, और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि भारत में आज के डेट में डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत रोबस्ट हो गया है। जैसे कि आज के डेट में हर एक व्यक्ति, आप देखते ही होंगे भारत सरकार ने जो जन धन योजना स्टार्ट किया, तो हर एक महिलाओं के पास अकाउंट था, हर एक फैमिली में आज के डेट में बैंक अकाउंट है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। यहाँ पर अगर कोई भी पैसा जाता है ऑनलाइन माध्यम से या फिर बैंक के थ्रू, तो भारत सरकार उसको रिकॉग्नाइज कर पाती है, उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, जिसकी वजह से हम इस तरह के गलत फाइनेंसिंग को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। तो इन सब को लेकर प्रेस किया गया है, एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो रिपोर्ट आया था FATF का भारत को लेकर, उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी IQ लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।